औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं बीबीए इकोनॉमिक्स। अच्छा जनाब, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और अब आपके सामने मेरे बोर्ड के साथ साथ मैं भी हूँ। वैसे सिर्फ मेरी वॉइस सुनते थे तो एक अच्छा खासा खर्चा किया है, एप्रिसिएशन आपकी तरफ से चाहिए होगी। खर्चा ये किया है कि भाई एक लैपटॉप भी खरीदा है और सामने आपको एक कैमरा भी दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ये चीज़ आपके लिए ही करनी थी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो पहला लेक्चर था, हम सब्जेक्ट जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है FR1। इस सब्जेक्ट के रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ जो है वो शेयर वगैरह कर दी थी। हर चीज़ जो है वो उसके सामने आपके सामने मैंने वो पेश कर दी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे पहले लेक्चर से आगे के डिस्कशन को। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है जनाब, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले तो वही हम आसान अल्फाजों में समझेंगे, जो हम बिल्कुल इजी तरीके से लेकर आते हैं चीज़ों को, बिल्कुल वैसे करेंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा मुश्किल अल्फाजों में भी समझेंगे, जो कि बुक की लैंग्वेज होती है, लिखी हुई होती है। अगेन, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आसान अल्फाजों वाली डेफिनेशंस को दिमाग में रखते चलिएगा। और पेपर के हवाले से अगर सवाल आ जाते हैं आपके पास कि भाई बताओ एक्सप्लेन व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, तो फिर आपको जो बुक की लैंग्वेज होती है वो ज्यादा बेहतर होती है लिखने के हवाले से, क्योंकि उसमें वोकेबलरी भी अच्छी इस्तेमाल हुई होती है। उसमें दो तीन चीजें और होती हैं जो कि आपकी लिखाई को इम्प्रूव बनाती हैं और पढ़ने वाले को कुछ पढ़ने में मजा भी आता है डेफिनेटली। तो भाई पहले आसान डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग याद करने से ज्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं भाई। आसान अल्फाजों में बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है वो आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। सर क्या मतलब, एक्टिविटी से क्या मुराद है आपकी? भाई सिंपल कर लेते हैं इस चीज को, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए आ जाता हूँ। देखें, आप बिजनेस के अंदर, अब आगे चल के हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो भी बता दूंगा, तो वहां पर और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर लोग सिर्फ ये समझ ले कि बिजनेस एक अलग चीज है, आप खुद एक अलग चीज है। यानी कि ये जो आपका बिजनेस है यहाँ पर, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये आपका बिजनेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई मान लेते हैं आप फर्नीचर बेचने का बिजनेस करते हैं। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है, जब भी आप बिजनेस खोलते हैं तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, रकम चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, इस बिजनेस के अंदर पैसे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपया था और अब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस के अंदर डाल दिया। तो देखिए ये क्या हुआ, ये बिजनेस के अंदर एक एक्टिविटी हुई है। अच्छा मान लेते हैं भाई आपके पास बिजनेस चल गया और 1 महीना आपने बिजनेस चलाया, बिजनेस का बिजली का बिल आया है, बिजली का एक्सपेंस आया है बिजनेस का, और अब जो वो एक्सपेंस है वो मान लेते हैं 10,000 रुपए। तो यहां से यानी बिजनेस के अंदर से पैसे वापस गए, बाहर गए। कहने का सिंपल सा मकसद ये कि एनी एक्टिविटी का मकसद क्या, बिजनेस के अंदर कोई चीज आती है या बिजनेस के बाहर कोई चीज जाती है, वो आपके पास कहलाती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एनी एक्टिविटी इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। चाहे वो बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही है, चाहे वो बिजनेस से बाहर कोई चीज जा रही है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये थी इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अब अगेन सिंपल डेफिनेशन के बाद हम थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन की तरफ आते हैं, पढ़ लेते हैं भाई इसको। देखें क्या कहता है, कहता है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन इज एन एक्शन, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, और एक्टिविटी, यहाँ कोई भी एक्टिविटी है, मैंने भी वही बात की, इन्वॉल्विंग टू पार्टीज और थिंग्स दैट रेसिप्रोकली इफेक्ट। सर इसका क्या मतलब है? रेसिप्रोकल कहते हैं अदला बदले को। लेकिन दो पार्टीज होंगी ना बिजनेस में। मान लेते हैं मैं बिजनेस चलाने वाला हूँ, आप मुझसे चीजें खरीदने आए हो, तो कितनी पार्टीज हुई? दो पार्टीज हुई। आप मुझे पैसे दोगे तो बिजनेस में एक्टिविटी आई, मैं आपको चीजें दूंगा तो बिजनेस में एक्टिविटी की। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से मुराद आने जाना। दो पार्टीज हैं, अब एक दूसरे के प्रॉमिस के अगेंस्ट क्या करनी है, कोई चीज दे रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट कोई चीज देना, तो वो क्या लाती है? रेसिप्रोकल इफेक्ट, यानी एक के बदले में दूसरे का इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल इफेक्ट कहलाता है। आगे आ जाते हैं भाई, क्या क्या कहता है कि इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी आपके पास दो पार्टीज होंगी, वो कोई भी एक्टिविटी करेंगी, वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगी। इन्फ्लुएंस से मुराद एक दूसरे को किसी ना किसी लिहाज से उनकी एक्टिविटी
हो रही होगी और वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। आगे क्या कहता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इंटररिएक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, इंटररिएक्शन होती है किसकी, बिजनेस की और उसके कस्टमर की। कहने का सिंपल सा मकसद ये कि ये आपका बिजनेस आ गया, ये चकोर जो मैंने बनाया, कस्टमर इसके अंदर आएगा, कस्टमर इससे कोई भी चीज खरीदता है, बिजनेस एक्टिविटी। अगर बिजनेस खुद जाता है किसी और बिजनेस के पास, जाहिर सी बात है भाई मेरा काम है मोबाइल बेचना, मैं खुद मोबाइल नहीं बनाता, तो फिर पहले मैं क्या करूंगा, पहले मोबाइल फोन कंपनी के पास जाऊंगा, मैं उन्हें क्या कहूंगा कि भाई काइंडली मुझे क्या कर दें, अब मोबाइल फोन दे दें ताकि मैं आगे बेच सकूं। तो मैंने अभी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की है। बिजनेस के अंदर कोई चीज आना और बिजनेस के बाहर कोई चीज जाना इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मतलब अभी के सारी बातों का क्या हो गया, पैसा वसूल हो गया। आगे आ जाते हैं, सप्लायर और एनी अदर पार्टी टू होम दे डू बिजनेस, इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब है फायदे के लिए किया जाता है। दे मस्ट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सिस्टम, और अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के निजाम के अंदर, अकाउंटिंग के सिस्टम के अंदर इसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है। मेरा सवाल, क्या मैंने अकाउंटिंग सिखाई कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? नहीं सिखाई, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे डिस्कशन में सिर्फ क्या याद करने की जरूरत है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, एनी एक्टिविटी जनरेटेड इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है, यानी बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही है, बिजनेस के बाहर कोई चीज आ रही है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। आगे आ जाते हैं जनाब, एनी ट्रांजेक्शन दैट इज मॉनेटरी इंपैक्ट। मॉनेटरी वर्ड जहां पर भी आ जाए तो वहां पर फाइनेंशियल वर्ड जरूर आएगा, और जहां पर मॉनेटरी और फाइनेंशियल वर्ड आ जाए समझ ले पैसे की बात हो रही है। आ जाए, कहता है एनी ट्रांजेक्शन दैट इज मॉनेटरी इंपैक्ट ऑन अ बिजनेस, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस को पैसों के हवाले से इफेक्ट करती हो, वो हमारे पास कहलाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन द बिजनेस एसेट लायबिलिटीज। कहता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी तो वो बिजनेस के एसेट्स को छेड़ेगी, बिजनेस की लायबिलिटीज को छेड़ेगी। क्या हमने अभी तक एसेट पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या हमने अभी तक लायबिलिटी पढ़ी? नहीं पढ़ी। ना हमने एसेट पढ़ा ना हमने लायबिलिटी पढ़ी, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसेट को फिलहाल समझ लो असासा, मेरी बिजनेस की खुद की चीज। मेरे पास इस वक्त लैपटॉप है, तो ये मेरा लैपटॉप क्या है, मेरी चीज है, मेरा असासा है। आपके पास आपका मोबाइल फोन है जिसके ऊपर आप सुन रहे हैं, या लैपटॉप है जिसके ऊपर आप लेक्चर सुन रहे हैं, वो आपका असासा, आपका एसेट है। कोई भी आपका असासा है, आप जिसकी मिल्कियत रखते हो, वो एसेट कहलाएगा। आपकी कोई भी कर्जा है वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। अभी के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन बताइए, आगे चल के मैं इसमें चेंज करूंगा। एसेट की डेफिनेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उसमें मालिक होना जरूरी नहीं होता। तो ये क्या मतलब है, क्या माजरा है, ये आगे चल के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब बिजनेस मस्ट रिकॉर्ड एंड अकाउंट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस को सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या थी, कोई भी ऐसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो पैसों के टर्म में की गई हो, जिसका इफेक्ट पैसों की सूरत में आ रहा हो। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, दूसरी चीज हमारे पास ये थी कि भाई बिजनेस एक्टिविटी खुद क्या है, सॉरी बिजनेस ट्रांजेक्शन खुद क्या है, कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी। तो यहाँ पर आए होके अभी तक का डिस्कशन समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये एग्जांपल्स होती हैं आपके पास इसके अंदर, बिजनेस के अंदर। पहले आपके पास कहता है कि भाई कैश सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैश सेल का मतलब ये है कि आप एक हाथ में पैसे दे दें, दूसरे हाथ में चीजें ले लें। आप गए, आपके पास 10 रुपए थे, आपने एक टॉफी खरीदी 10 रुपए वाली, आपने एक हाथ से टॉफी खरीदी, दूसरे हाथ से पैसे दे दिए, दिस इज कॉल्ड कैश सेल्स। उसी वक्त पैसे दे दो, उसी वक्त अपनी चीज ले जाओ, दिस इज कॉल्ड कैश सेल्स, ठीक है। अच्छा जनाब, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स को उल्टा कर दें, चीजें पहले खरीद रहे हैं, पैसे बाद में पे कर रहे हैं, उधार, ठीक है। जो आप दुकान वालों से बाजूकात कुछ लोग करते हैं, उधार करते हैं ना, कि भाई अभी के लिए आप मुझे चीज दे दो, फिर अभी छोड़ के कुछ दिनों के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। आगे, रिसिट्स ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर टू होम द क्रेडिट सेल्स वाज मेड। देखें पहले क्या हुआ, एक कस्टमर आया, उसने मुझसे चीजें खरीदी, मुझे पैसे नहीं दिए, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर बाद में वो मुझे पैसे देने आ रहा है कि भाई ये जो मैंने तुम्हारे से चीजें खरीदी हैं, ये उसके पैसे ले लो, ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगेन अपने दिमाग को घुमाइएगा मत, बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हो रही है। क्या मैंने अभी तक अकाउंटिंग सिखाई कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट को नहीं सिखाया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे लेक्चर्स में बातें सारी खुल के सामने आती जाएंगी। कैश परचेजेस, आप खुद किसी से कोई चीज खरीदने जा रहे हो एज अ बिजनेस, तो वो कैश परचेजेस कहलाएगी। रॉ मटेरियल कहते हैं कच्चा सामान जिससे कोई चीजें बनाई जाती हैं, या गुड्स, गुड्स भी कहते हैं सामान को इकोनॉमिक्स में अच्छे तरीके से बाकी चीज से। उसके बाद ये कहता है क्रेडिट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स। अच्छा पहले क्या था, आपने खुद कैश खरीदा, दूसरा क्या था, आप कैश नहीं खरीद रहे, आपने खुद उधार पे कोई चीजें खरीदी हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी। आगे आ जाओ भाई, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं।
पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर, आपने जिससे क्रेडिट के ऊपर चीजें खरीदी उसको बाद में पेमेंट कर दी। देखो, एक तरफ से अपने आपको बिजनेस में रखने की कोशिश करो, एक तरफ से अपने आपको कस्टमर में रखने की कोशिश करो। जब आप बिजनेस में हैं तो आपका कस्टमर कोई आएगा, आपसे कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब आप कस्टमर है तो किसी और के लिए वो बिजनेस होगा। तो अब आपका भी बिजनेस है, उसका भी बिजनेस है, आपके बिजनेस में खरीदने वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, वो बेचने वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर। रिसिट्स ऑफ लोन प्रोसीड्स, इसका क्या मतलब है? आपने कहीं से लोन खरीदा, आपने उसको पेमेंट कर दी। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन वापस दे दिया। अच्छा, पहले में क्या था? रिसिट्स ऑफ लोन प्रोसीड, आपको लोन मिला, आपको 1 लाख रुपए लोन मिला, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, यही 1 लाख रुपए आपने वापस कर दिया, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगी। उसके बाद पेमेंट एम्प्लॉइज, आपने एम्प्लॉइज को पैसे दिए जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसे दिए टैक्सेस वगैरह के हिसाब से, वो आ गए। और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये भी अगर आपने परचेज कर दिए बिजनेस ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। नॉन करंट एसेट अभी तक मैंने नहीं समझाया क्योंकि आपने एसेट ही अभी तक नहीं समझा। फिलवर्क सर्विसेज नॉन करंट एसेट को खरीदना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। आसान अल्फाजों में क्या था? कोई भी बिजनेस में चीज लेकर आ रहे हो, कोई भी बिजनेस से चीजें वापस लेके जा रहे हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस यहां तक फिलहाल समझने की जहमत कीजिएगा। अच्छा जनाब, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को ना आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन को हम खुल के सामने लेकर आते हैं। आ जाए भाई नीचे, यहाँ पर इसको जरा देख लें। कहता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मतलब किस किस्म की कितने अकसाम की बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकती है। पहली बिजनेस ट्रांजेक्शन की टाइप है सिंपल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। सिंपल का मतलब क्या होता है? आराम से, आसानी से, मतलब एक हाथ से चीजें खरीदी, दूसरी हाथ से चीजें पैसे दे दिए, सिंपल ट्रांजेक्शन है, कोई इसमें पेचीदा मामला नहीं है। अच्छा, नंबर दूसरा, आप लेकर आ जाओ भाई, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस के लिए, एक हाथ से आपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी, दूसरे हाथ से आपने पैसे दे दिए, सिंपल ट्रांजेक्शन है, कोई भी इसमें जो है वो चीजें दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन होती है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर रुक के मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपके पास जैसे आपके पास कानून है ना, पाकिस्तान का कानून है, वैसे ही आपके पास अकाउंटिंग के कानून होते हैं जिसको हम नाम देते हैं आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक और होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग के प्रॉपर कानून होते हैं, ये हमें बताते हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। आगे चल के जब मैं डिटेल में आऊंगा ना तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किस कानून के तहत कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी ये नहीं पढ़ाया जाता बीबीए वालों को कि हम अकाउंटिंग किस कानून के तहत कर रहे हैं, लेकिन मैं जब अकाउंटिंग कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ये इसका कानून कहाँ पर जाके लगता है, ये किस, मतलब ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ऐसे अकाउंटिंग करो, किस कानून ने कहा है। तो जैसे आपके पास कानून है, आप अगर उसको तोड़ोगे तो आपको पेनल्टीज लगेंगी, वैसे ही आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी कानून है। वो कानून ज्यादातर कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। लेकिन अगर वो भी अपनी अकाउंटिंग करना चाहते, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस अकाउंटिंग करते ही नहीं है, आप जहाँ वहां पर जाएं अपने किसी दुकानदार जो आपके करीब में है, आप शॉपकीपर है, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे भाई मुझे अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स दिखाओ, वो बोलेगा पागल तो नहीं होगा, क्या दिखाऊंगा रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करते, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो ही नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसके ऊपर लिखते हैं कि भाई शकूर का इतना खंदा है, गफूर का इतना खंदा है और इसका इतना खंदा है, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की एग्जांपल देने में, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लीज, लीज लीज को हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर, स्टैंडर्ड नंबर 16 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के किताब के अंदर, उसमें अंदर हम लीज की अकाउंटिंग पढ़ते हैं। सर ये लीज क्या है? लीज ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक एसेट खरीदना चाहता हूं लेकिन उसकी पेमेंट मैं एकदम से आज नहीं कर रहा। मान लेते हैं मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं जिसकी कीमत है 7 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं है। मैं बैंक के पास चला जाता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ कि बैंक बैंक मुझे ये गाड़ी खरीदनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो बैंक मुझे कहता है कि ठीक है भाई एक काम करो, 7 लाख की गाड़ी है ना, तुम मुझे 1-1 लाख की 9 किस्तें दे देना, यानी हर महीने मुझे तुम 1 लाख रुपए दे देना और कुल मिला के मुझे तुम 9 किस्तें दे देना, यानी 9 महीने के अंदर तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, तुम्हारे एकदम से बर्डन भी नहीं बढ़ेगा, ऊपर से तुम्हें गाड़ी भी मिल जाएगी और मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो कितना हो गया? 9 लाख हो गया। 7 लाख रुपए वाली गाड़ी आपने 9 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है, ये आसान ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके अंदर जिस बंदे ने मुझे गाड़ी बेची है उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, एक सूद कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? ये रेंटल्स, ये 1 लाख रुपए कहाँ से आया, ये कैसे तय किया जाएगा?
ये सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं, ये इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग है, बड़ा तगड़ा स्टैंडर्ड है, आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, मतलब ये आसान ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जब ये आसान ट्रांजेक्शन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में आ गया। आई होप सिंपल ट्रांजेक्शन में और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन फर्क समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाता हूं मैं। वन ऑफ ट्रांजेक्शन, वन ऑफ ट्रांजेक्शन और ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन, नाम से जाहिर है वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होंगी, एक बार में होंगी खत्म। ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन क्या होंगी, बार 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 होती रहेंगी। देखिए एग्जांपल में बता रहा है कि वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है, लैंड और बिल्डिंग खरीद ली आपने, आप अपने बिजनेस के लिए एक जमीन खरीदना चाहते हैं, तो क्या जमीन आप रोज रोज खरीदते हो, नहीं भाई, एक मतलब जमीन खरीद ली, अब उसके ऊपर बिजनेस करना है। लेकिन अगर मैं आपके साथ बात करूं कि भाई आपके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, अब उस बिजली के कनेक्शन के ऊपर आपको हर महीने रेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, खर्चा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो पे करना पड़ता है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे करते हो, ये रिकरिंग बार बार होने वाली ट्रांजेक्शन है, हर महीने होती है। हाँ सर हर महीने होती है। तो भाई यहाँ पर ये बात करने जा रहे हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन्स एक बार में होकर खत्म हो जाती हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स बार बार हो रही होती हैं। चलो भाई, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, इसका क्या मतलब है, कहता है कुछ ट्रांजेक्शन हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, बड़े अरसे के लिए, मतलब उसका फायदा या उसका जो नुकसान है वो हम एक साल से ज्यादा के अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं बात करूं बिल्डिंग की या लैंड की, जमीन की, जमीन का फायदा एक दिन के लिए है, एक महीने के लिए है, या बहुत सालों के लिए है, बहुत सालों के लिए होता है, जमीन से आप बहुत सालों के लिए फायदा उठाते हैं। मैं बात करूं फर्नीचर, यार आपके घर में फर्नीचर तो होगा ना, फर्नीचर कितने सालों से आपके घर में पड़ा हुआ है, कितने सालों से फायदा ले रहे हैं, बहुत सालों से फायदा ले रहे हैं। वही फर्नीचर बिजनेस में लेकर आओ तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, और वही फर्नीचर बिजनेस को भी कितने साल फायदा देगा, एक साल से ज्यादा का फायदा देगा। जब वो एक साल से ज्यादा का फायदा देता है तो वो आपके पास कहलाता है कैपिटल ट्रांजेक्शन। और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, जो एक साल के अंदर अंदर हमें फायदा दे देती है। जैसे बिजली का बिल, एक महीने में हमें फायदा मिल जाता है, हम उसे बिल पे कर देते हैं, फिर एक महीने में फायदा मिलता है, फिर बिल पे कर देते हैं। तो बिजली का जो फायदा है वो आपके पास छोटे अरसे के लिए होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बार में आपने खरीद ली और उसका फायदा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत बड़े अरसे के लिए होता है। यहां तक आए कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो जनाब, यहां पर अब रुक के एक चीज बतानी है, उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे बैठ के, ठीक है। हमें बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल वही है, ऐसा खर्चा जो बहुत अरसे के लिए किया गया हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो किसी छोटे अरसे के लिए किया गया हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर रुके, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर रुके, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर रुके, मैं आप एक बात आपके साथ यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखिए बिजनेस में अगर आपके पास पैसे या तो आएंगे, या आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर या तो पैसे आएंगे या तो इस बिजनेस से पैसे बाहर जाएंगे। कंफ्यूज ना हो जाओ, दोनों तीर की शक्ल एक जैसी है, या तो आएंगे या तो बिजनेस से बाहर जाएंगे। अगर बिजनेस में पैसे आते हैं, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस में पैसे लेकर आती है, तो उसे हम नाम देते हैं रिसिप्ट। हम क्या नाम देते हैं, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते, इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट। और अगर बिजनेस से बाहर हमारे पास पैसे जा रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा। इसको एक्सपेंस भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब नीचे चल के मैं एक एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा आपके साथ। अगेन वही, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटे टर्म के लिए खर्चा किया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़े अरसे के लिए आपने कोई चीज हासिल की है तो कैपिटल रेवेन्यू, और अगर छोटे अरसे के लिए आए तो सॉरी कैपिटल रिसिप्ट, और छोटे अरसे के लिए लिया है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई बात कंफ्यूजन वाली आई होप के नहीं होगी। अब नीचे चल के एक एक्सरसाइज सोल्व करते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अच्छा ये पढ़ खुद लीजिएगा, मैंने ओवरऑल आपको एक मोटा सा आइडिया दे दिया, ये पढ़ खुद लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि बिल्डिंग का खरीदना। बिल्डिंग का खरीदना एक कैपिटल ट्रांजेक्शन भी है, बिल्डिंग का खरीदना एक वन ऑफ ट्रांजेक्शन भी है, बिल्डिंग का खरीदना एक सिंपल ट्रांजेक्शन भी है। यानी एक ट्रांजेक्शन एक वक्त में एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो जनाब,
अब एक सेकंड में आपके लिए सवाल तैयार करूं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। चलो जनाब, ये एक छोटा सा डिस्कशन है, जल्दी जल्दी कर लेता हूं मैं। इसको कैसे करना है, आपने एक ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखी हुई है बिजनेस की, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल यानी कि बड़े अरसे के लिए है और रेवेन्यू यानी कि छोटे अरसे के लिए। फिर आपको ये बताना है कि ये रिसिट है या एक्सपेंडिचर है। अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो रिसिट, अगर मेरे जेब से पैसे वापस जा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर। आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करो, कहता है क्या है कि भाई हमने गाड़ी खरीदी है, व्हीकल ए इंजन इज रिपेयर। व्हीकल ए थी, एक व्हीकल थी, उसकी हमने इंजन क्या की है, रिपेयर की है। सबसे पहले जब मैंने इंजन रिपेयर की होगी तो मेरे जेब से पैसे गए होंगे या मेरे जेब में पैसे आए होंगे? सर मेरे जेब से पैसे गए होंगे, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर आप किसी इंजन को रिपेयर करवाते, छोटा अरसे का खर्चा है या बड़े अरसे का खर्चा है? छोटे अरसे का खर्चा है। सर कैसे? देखें, अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ ना तो गाड़ी का फायदा बहुत अरसे तक मैं ले सकता हूँ, लेकिन उस गाड़ी में हल्की फुल्की जो मेंटेनेंस होती है, जो इंजन के ऊपर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का खर्चा होता है, वो हमेशा बिजनेस के अंदर छोटा माना जाता है, छोटे अरसे के लिए खर्चा किया जाता है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, रेवेन्यू। तो भाई एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर आ गया, और रेवेन्यू नेचर का था, यानी कि वो अपना छोटे अरसे के लिए खर्चा था। आ जाओ, व्हीकल बी इंजन इज रिप्लेस्ड। अब इंजन हमने पूरी की पूरी रिप्लेस कर दी। पहले में क्या था, ये इंजन थी, इंजन का एक बुल्ट खराब था, हमने वो बुल्ट हटाकर नया बुल्ट डलवा दिया इसके अंदर। इंजन को क्या किया, रिपेयर किया, छोटा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरे में हमने क्या किया, ये पूरी की पूरी इंजन ही तब्दील कर दी। अब जब पूरी की पूरी इंजन तब्दील कर दी ना, ये बड़े नेचर का खर्चा है, ये बड़ा खर्चा है, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा कैसे पता चला, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। और कैपिटल कैसे पता चला, क्योंकि इंजन का रिप्लेस करना बड़ा खर्चा होता है। ये जनाब आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये मैं आपके पास भेज दूंगा इस पीडीएफ के अंदर ही। आप क्या करिएगा, इसको सोल्व करिएगा। 2 ट्रांजेक्शन्स मैंने सोल्व करवा दी हैं, ये कोई तकरीबन 16 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो 2 तो मैंने सोल्व करवा दी हैं, आपके पास बाकी 14 ट्रांजेक्शन्स बची हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि रेवेन्यू है या कैपिटल है। रेवेन्यू का मतलब छोटे अरसे के लिए, कैपिटल का मतलब बड़े अरसे के लिए है। एक्सपेंडिचर है या रिसिट है। अगर एक्सपेंडिचर है तो जेब से पैसे जाएंगे, और अगर रिसिट है तो जेब में पैसे वापस आएंगे। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए तो इसलिए चलो मैं काम करता हूँ ना, 5 ट्रांजेक्शन करवा देता हूँ, फिर 5 के आगे आप लोग करना, थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ मैं। कहता है कि लोन बोरो किया फ्रॉम बैंक फॉर 5 ईयर्स। मैंने पैसे लिए हैं, तो मेरे बिजनेस में पैसे आए हैं, तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर है या रिसिट है? चलो 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 भाई, बात करो, अपने उस घर में बैठ के बात करो, आपका टीचर आपसे मुखातिब है। मुझे बताओ, मैंने लोन लिया, मेरे पास पैसे आ रहे हैं या मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं? मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है, रिसिट है? रिसिट है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अब ये देखो, 5 सालों के लिए ये ट्रांजेक्शन है, बड़े अरसे के लिए, छोटे अरसे के लिए? बड़े अरसे के लिए। तो जेब में पैसे आ रहे हैं और बड़े अरसे के लिए आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिट। शाबाश, ठीक है। आगे बात समझ में? एक और कर लें, एक और कर लेते हैं। कहता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से कैश रिसीव किया, हमारा एक कस्टमर है, उसने एक चीज खरीदी मुझसे, मैंने उससे कैश रिसीव कर दिया। सबसे पहले रिसीव किया है, रिसिट है या एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर में पैसे जाते हैं, रिसिट में पैसे आते हैं, तो रिसिट है या एक्सपेंडिचर है? रिसिट है, बिल्कुल बेहतरीन, सही जवाब दिया, दिल में दिया, लेकिन सही जवाब दिया। और अब रेवेन्यू है या कैपिटल है? सही है, रेवेन्यू है। छोटे अरसे के लिए एक चीज मुझे मिल रही है, लोन मुझे 5 साल के लिए मिला था, एक बड़ी ट्रांजेक्शन थी, 1 साल से ज्यादा समझ लो फिलहाल, और ये छोटे अरसे के लिए मिला, तो क्या कहलाई आपके पास, रेवेन्यू। अच्छा, सॉरी, मैंने मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है, 5वीं बता दी, ठीक है ना, ये वाली। तो ये आपके पास रेवेन्यू रिसिट है। ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अब लोन के ऊपर आप हर साल इंटरेस्ट पे करते हो, मुझे बताओ ये इंटरेस्ट है, ये छोटे अरसे के लिए या बड़े अरसे के लिए? ये छोटे अरसे के लिए है, तो आ गया रेवेन्यू। इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं या मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं? मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शाबाश, देख लो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 5 मैंने यहाँ से सोल्व कर दिए हैं। अब मजीद ये 6 से लेकर के 14 तक ये आपका होमवर्क है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपका होमवर्क होगा। ये फाइल आपको ऐसे ही शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इसके आंसर्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद नए टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। ये जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इसका एक रीजन है बेटा, इसका रीजन ये है क्योंकि आगे चल के कुछ टॉपिक इसके ऊपर जो है वो आ जाएंगे,
तो ये तो फिलहाल एक एग्जांपल। अगर आपको और भी ऐसी एग्जांपल्स चाहिए होंगी ना कि सर नहीं हमें और प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, तो मैं और दे दूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ इसे अगर समझ लेते हैं ना तो काम गुड हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट बोर्ड बना देता हूँ। हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा, कॉन्सेप्ट बोर्ड बना देता हूँ। हमने आज सीखा सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। और ये क्या था हमारे पास? कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। ये आपके पास रिसिट भी हो सकती है, रिसिट का मतलब पैसे आ रहे हैं, और ये आपके पास एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, यानी कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं एक्सपेंस करने के लिए। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस एक ही बात है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आगे। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स ही मैंने डिस्कस किए हैं अभी तक। अगर ये पता चल गया कि इससे क्या कहते हैं, और अगर ये पता चल गया इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, अगर ये पता चल गया कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क है और रिसिट और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, मतलब आज के लेक्चर की वसूली हो गई। बाकी ये जो चीजें हैं, हो सकता है इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए आसानी से, कुछ चीजें आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। तो जो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, सीखने के मरहले में, तो वो चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद। एक चीज मुझे और जरूर बताना, ऐसे ठीक हूँ कैमरा वाले हिसाब किताब से, या वैसे ठीक हूँ बिना कैमरा वाले हिसाब किताब से? ये दोनों चीजें मुझे बता देना, जैसे आपको प्रेफरेबल होगा आपके लिए वैसा करेंगे। ठीक है, शुरू के तकरीबन में 4 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स में काम करूंगा, वो कैमरा के साथ रिकॉर्ड करूंगा, ताकि उसका रीजन ये है, कैमरा के साथ जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो आपको 4-5 लेक्चर लेने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार ये चीज फिजिबल है या वो चीज फिजिबल नहीं है। तो आई होप कि उसमें हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।